हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते। बिल्कुल, लेकिन वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी आजादी को पूरी तरह से तय करते हैं। एकदम सही कहा। और किसी भी देश के लिए वो नियम तय होते हैं उसके संविधान से। बिल्कुल। तो आज के इस विशेष डीप डाइव में हमें बहुत ही शानदार सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं। और ये सोर्स मटेरियल असल में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए मास्टर नोट्स की एक बहुत ही बेहतरीन स्लाइड डेक है। हाँ, तो आज का जो हमारा मिशन है वो बहुत साफ है। सुप्रीम कोर्ट के 25 ऐसे ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने भारत के संविधान और हम सब नागरिकों की जिंदगी को एक नया आकार दिया है। और देखिए, इस डीप डाइव का उद्देश्य कानून की कोई भारी भरकम क्लास लगाना नहीं है। मतलब मकसद ये समझना है कि कैसे हमारा संविधान समय के साथ विकसित होता है। हाँ, क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। हाँ। एक जीवित दस्तावेज है जो हर दशक के साथ खुद को ढालता है। 25 मुकदमों के जरिए ये साफ हो जाता है कि न्यायपालिका ने कैसे समय समय पर इसकी व्याख्या की है। और हमारे इस सोर्स मटेरियल का एक सबसे अहम नियम है जिस पर हमें टिके रहना है। नियम ये है कि सभी पॉइंट्स रखना, कुछ छोड़ना मत। हाँ, तो हम पूरे 25 मुकदमों पर बात करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो इस पूरी चर्चा को दिमाग में अच्छे से बिठाने के लिए हमारे नोट्स ने इस विषय को 4 स्पष्ट पिलर्स या कह सकते हैं स्तंभों में बांट दिया है, जिससे हर एक केस अपनी सही जगह पर समझ में आ सके। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। हमारा पहला पिलर है संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट। इसे संविधान के मूल ढांचे की महाजंग भी कहा जा सकता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है आजादी के तुरंत बाद, यानी 1950 और 60 के दशक की रस्साकशी से। अगर हम इस क्रोनोलॉजी को देखें तो शुरुआत होती है 1950 के ए.के. गोपालन केस से। सही कहा। उस समय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चुनौती दी गई थी। मतलब किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लेना। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का बहुत ही संकीर्ण दायरा रखा था। हाँ, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो उसका पालन होना ही चाहिए। उस वक्त न्यायपालिका ज्यादा दखल नहीं दे रही थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। 1951 में ही पहला संविधान संशोधन आ गया और उसे तुरंत शंकरी प्रसाद केस में चुनौती दे दी गई। सवाल ये था कि क्या सरकार मौलिक अधिकारों को भी अपने हिसाब से बदल सकती है। और इसी सवाल ने दशकों तक बहस छेड़े रखी, क्योंकि शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। बिल्कुल। इसके बाद 1960 में बेरुबारी यूनियन केस सामने आया, जो क्षेत्र हस्तांतरण से जुड़ा था। हाँ, भारत के एक हिस्से को दूसरे देश को सौंपने का मामला। और यहाँ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना ही होगा। सिर्फ एक साधारण सरकारी आदेश से ये काम नहीं हो सकता। एकदम सही। अब इन दोनों मामलों में तो संसद का पलड़ा भारी लग रहा था। लेकिन फिर आता है 1967 का गोलकनाथ केस, जिसने पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा यू टर्न ला दिया। हाँ, यहाँ 11 जजों की बेंच बैठी और उसने शंकरी प्रसाद वाले पुराने फैसले को सीधे तौर पर पलट दिया। मतलब कोर्ट ने साफ कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो उन्हें छीनता हो। एक तरह से कोर्ट ने कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। और जाहिर है उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था, संसद इस फैसले को चुपचाप तो स्वीकार करने वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए संसद ने जो बदलाव किए उसे एक महा हमला भी कहा जा सकता है। 1971 में 24वां और 25वां संशोधन पारित किया गया। हाँ, और 24वें संशोधन ने घोषित कर दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। लेकिन असली पेच 25वें संशोधन में था, जहां अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसमें जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन को ही रोकने की कोशिश की गई। अदालतों के दरवाजे ही बंद करने की कोशिश। और असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब 1973 में केशवानंद भारती केस की एंट्री होती है, जिसे भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इसमें 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। और कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही संतुलित बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे आप मकान में रंग रोगन कर लें पर नींव नहीं तोड़ सकते। और हमारे नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट असल में अमेरिका के 1803 के मार्बेरी वर्सेस मैडिसन केस से प्रेरित था। बिल्कुल। और इस मूल ढांचे का सिद्धांत का असर 1975 के इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में तुरंत दिखा। हाँ, जहां संसद ने 39वां संशोधन पारित करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने की कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसी मूल ढांचे का हवाला देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसी कड़ी में 1980 का मिनर्वा मिल्स केस भी आता है, जिसने 42वें संशोधन के उन हिस्सों को रद्द किया जो संसद को असीमित शक्ति देते थे। यहाँ स्थापित हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। पहले पिलर में 2 और अहम मुकदमे हैं, 1981 का वामन राव केस और 2007 का आर कोएल्हो केस। ये दोनों 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल से जुड़े हैं, जो एक ऐसी तिजोरी थी जिस पर अदालत सवाल नहीं कर सकती थी। लेकिन कोर्ट ने इस तिजोरी पर 24 अप्रैल 1973 की एक कट ऑफ तारीख का फिल्टर लगा दिया। हाँ, तय हुआ कि इस तारीख के बाद डाले गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये था हमारा पहला पिलर। अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की ओर, जो है अनुच्छेद 21 का विस्तार। हमारे नोट्स में इसे एक बीज से वटवृक्ष बनने की बहुत ही खूबसूरत उपमा दी गई है। बिल्कुल। 1950 के ए.के. गोपालन केस में ये सिर्फ एक छोटा सा बीज था,
लेकिन फिर आता है 1978 का मेनका गांधी केस। जहां विदेश जाने के अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता माना गया और कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ जोड़कर गोल्डन ट्रायंगल बनाया। और जीवन के अधिकार से ही जुड़ी है रोजी रोटी। 1985 का ओल्गा टेलिस केस इसी वट वृक्ष की एक बड़ी शाखा है। ओल्गा टेलिस केस में कोर्ट ने माना कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का ही एक अभिन्न हिस्सा है। आप किसी की आजीविका छीनकर उसे सम्मान से जीने नहीं दे सकते। इसके बाद बात आती है पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों की। 1997 के DK बासु केस ने इसके लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई, जैसे अरेस्ट मेमो बनाना, परिजनों को सूचना देना और मेडिकल जांच कराना, ताकि हिरासत में लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। और अगर आज के डिजिटल युग की बात करें तो 2017 का पुट्टास्वामी केस सबसे अहम है। यानी प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। और इसी डिजिटल युग में अनुराधा भसीन केस और 2015 का श्रेया सिंगल केस भी शामिल है। अनुराधा भसीन केस में इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार के दायरे में माना गया और श्रेया सिंगल केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत IT एक्ट के सेक्शन 66A को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत अस्पष्ट था और लोगों में डर पैदा कर रहा था। तो अब हम तीसरे पिलर में प्रवेश करते हैं, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता। शुरुआत होती है 1985 के शाहबानो केस से। ये एक मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता मांगने से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि CRPC सभी नागरिकों पर लागू होता है, धर्म चाहे जो भी हो। नोट्स में ये भी तथ्यात्मक रूप से बताया गया है कि इसके बाद 1986 में एक एक्ट लाया गया था और आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा भी दे दिया था। हाँ, और दशकों बाद 2017 में शायरा बानो केस आया, जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। का विशाखा केस भी एक बहुत बड़ा कदम था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर विशाखा गाइडलाइंस जारी की। इसके अलावा 1995 का सरला मुदगल केस, जहां दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन के दुरुपयोग को रोका गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल दूसरी शादी के इरादे से किया गया धर्म परिवर्तन कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तो समाज के इस ढांचे में आरक्षण की बात भी आती है। 1992 का इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इसमें 27% OBC आरक्षण को सही ठहराया गया, लेकिन 50% की अधिकतम सीमा तय की गई और क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया। और पहचान के अधिकारों में 2014 का नालसा केस बहुत ऐतिहासिक रहा, जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर की मान्यता दी गई और उन्हें माइनॉरिटी के तौर पर अधिकार दिए गए। ये समाज के एक हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा फैसला था। चलिए अब हम अपने चौथे और आखिरी पिलर की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र की सफाई। राजनीति से अपराधियों को बाहर करने के लिए 2013 का लिली थॉमस केस। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी। और 2013 में ही एक और बड़ा फैसला आया, नोटा जजमेंट। इनमें से कोई नहीं का विकल्प। कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा माना ताकि पार्टियों पर अच्छे उम्मीदवार उतारने का दबाव बने। और संघीय ढांचे को बचाने के लिए 1994 का SR बम्बई केस, जहां कोर्ट ने अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर सख्त रोक लगा दी। और हमारा 25वां और आखिरी केस है 1971 का UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस, जो बताता है कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो भी मंत्रिमंडल तुरंत नहीं हटता, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उनकी जरूरत होती है। तो इस तरह हमने पूरे 25 ऐतिहासिक मुकदमों का सफर तय किया। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सुनने वालों के लिए कि उन्होंने इस मास्टर क्लास को पूरा किया। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ एग्जाम पास करने के फैक्ट्स नहीं है, ये बताते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार कितने शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, जब भी सिस्टम ने हदें पार करनी चाहिए, न्यायपालिका ने मूल ढांचे और अनुच्छेद 21 की ढाल से हमें बचाया है। एकदम सही। और इस चर्चा को खत्म करते हुए हम सबके लिए एक सवाल है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। पिछले 75 सालों में कोर्ट ने हमारे अधिकारों का बहुत विस्तार किया है। हाँ, समय के साथ सब कुछ बदला है। लेकिन आने वाले 50 सालों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकें हमारी जिंदगी चलाएंगी, तब निजता और स्वतंत्रता के ये कानून खुद को कैसे बदलेंगे? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या तब हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए संविधान के किसी नए डिजिटल मूल ढांचे की जरूरत पड़ेगी? इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए